नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इंदु चौधरी। सबसे पहले देखते हैं अब तक की सुर्खियां। विजय माल्या का राज्यसभा से इस्तीफा। एथिक्स कमेटी ने नोटिस भेजकर 1 हफ्ते में मांगा था जवाब। उत्तराखंड हिमाचल में 3 और जंगलों में लगी आग। जम्मू में राजौरी के जंगल भी आग में झुलसे। हालात पर काबू पाने में जुटी सेना की संयुक्त टीम। दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक जैम से हाल बेहाल। डीजल टैक्सी पर बैन के खिलाफ टैक्सी ड्राइवरों का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार ने दिलाया सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अर्जी देने का भरोसा। अच्छा रहा ऑटो इंडस्ट्री के लिए अप्रैल का महीना। ज्यादातर कंपनियों की बिक्री में आई बढ़त। टाटा स्टील के यूके बिजनेस को मिला खरीदार। भारतीय मूल के संजीव गुप्ता की कंपनी लिबर्टी हाउस ने जताई कारोबार खरीदने में दिलचस्पी। राहुल गांधी ने यूपी का सीएम उम्मीदवार बनने की खबर से किया इनकार। चुनावों में राहुल या प्रियंका गांधी को कांग्रेस का चेहरा बनाने की खबरें। प्रशांत किशोर ने दिया फॉर्मूला। देश से करीब 9,000 करोड़ का कर्ज लेकर विदेश भागे विजय माल्या ने आज अपने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। विजय माल्या ने राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी को अपना इस्तीफा भेजा। इसके साथ ही माल्या ने एथिक्स कमेटी को भी इसकी जानकारी दे दी है। इस्तीफा दे रहे हैं तो शायद उनको सच्चाई नजर आ गई होगी, इसीलिए पहले ही इस्तीफा दे दिया है। लेकिन जो उनके खिलाफ मामला है, इससे और इस्तीफा देने से कोई संपर्क, कोई रिलेशनशिप नहीं है और वो मामला चलता रहेगा। वो जब तक पैसा नहीं पूरा दे देंगे तब तक उस मामले में उनको किसी को भी बख्शा नहीं जा सकता। जानते थे कि कल की मीटिंग में उनका निपटारा हो जाएगा, उनकी मेमोरी ले ली जाएगी, तो उन्हें चालाकी से इस्तीफा दे दिया। यही है इसमें। एक्सपेल होने की जगह में खुद रिजाइन किया तो इट इज ए वेरी गुड एक्शन ऑन हिज पार्ट। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं दिल्ली का। हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय भी हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मण, माल्या की राज्यसभा सदस्यता खत्म होने के बाद क्या उनका भारत प्रत्यर्पण आसान होगा, क्योंकि अब जो भी विशेषाधिकार थे वो भी खत्म हो जाएंगे? वाकई ये कहना काफी सही हुआ, क्योंकि वैसे भी जब बैठक होनी थी एथिक्स कमेटी की कल, तो लगभग ये तय था कि एथिक्स कमेटी इनकी सदस्यता रद्द कर देगी। लेकिन इससे पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब इनके पास जो भी विशेषाधिकार थे वो सारे खत्म हो जाएंगे। इनके पास जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट थे, सरकार पहले ही उसको रद्द कर चुकी है। तो अब इनको भारत लाने की प्रक्रिया थोड़ी सी आसान जरूर होगी, क्योंकि भारत जब वहां पे ब्रिटेन में जाकर ब्रिटिश सरकार को ये कहेगी, भारत सरकार, कि हमें वापस उन्हें भारत भेजिए, तो एक मजबूत पक्ष होगा कि इतने इनके सामने इनके खिलाफ इतने गंभीर मामले हैं कि इनकी सदस्यता तक हमने रद्द कर दी है, अब इन्हें वापस हर हाल में भेजना होगा। तो एक दबाव जाहिर तौर पे बनेगा। लेकिन सरकार की पहली प्राथमिकता जो होगी कि उनको भारत वापस लाया जाए और कैसे बैंकों का जो 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज है उसे कैसे चुकाया जाए। तो अब ये सारा कुछ निर्भर इस बात पर करेगा कि ब्रिटिश सरकार भारत सरकार के प्रत्यर्पण के अनुरोध को किस हद तक मानती है और कितने जल्दी वहां पर कार्रवाई होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण इस खबर को हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर एक दबाव जरूर माल्या पर बनता हुआ नजर आएगा, जो भी केस उनके खिलाफ चल रहे हैं, और सरकार के लिए भी एक कदम यहाँ पर पॉजिटिव देखने को जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। डीजल टैक्सी पर लगी रोक ने आज पूरी दिल्ली को अपनी चपेट में ले लिया। एक तरफ जहां दिल्ली एनसीआर में टैक्सी ड्राइवरों ने प्रदर्शन कर शहर की रफ्तार को रोक दिया, वहीं आम लोग भी डीजल टैक्सी के सड़कों से हटने के बाद टैक्सी के लिए भटकते हुए नजर आए। दिल्ली की परेशानी का सूरत हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। दिल्ली की रफ्तार आज डीजल टैक्सी ड्राइवरों ने रोक दी। नोएडा दिल्ली डीएनडी हो या दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, हर जगह ड्राइवरों के प्रदर्शन की मार आम दिल्ली वासी को झेलनी पड़ी। डीजल टैक्सी ड्राइवरों ने जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि डीजल टैक्सी पर बैन से उनकी रोजी रोटी पर आफत आ गई है। 11 साल से हम एचसीएल में गाड़ी चला रहा था। कल पता चला है कि कल से आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, इसलिए हम ठप करके बैठा हुआ। लेकिन दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने इस बैन के लिए टैक्सी ड्राइवरों को ही दोषी ठहराया। दिल्ली के अंदर जो भी ऑल इंडिया परमिट की डीजल गाड़ियां हैं, जो दिल्ली से बाहर जाने के लिए जो कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड हैं, उनको बैन नहीं लगाया गया है। लेकिन जो अनऑथराइज तरीके से डीजल गाड़ियां दिल्ली के अंदर पॉइंट टू पॉइंट चल रही हैं,
उस पर बैन लगाया गया है और ये हम सबको मिलकर के सोचना है। दिल्ली सरकार ने भले पल्ला झाड़ लिया, लेकिन डीजल कैब पर रोक का असर झेलना पड़ा ऑफिस जाने वाले लोगों को। 2 रूट थे जो दिल्ली से, उसमें नोएडा का पिकअप था, नोएडा वाले का पिकअप हो गया, दिल्ली से पिकअप नहीं हुए थे, उनको फिर बोला था अपने आप आ जाओ। आई एम वेटिंग फॉर द लास्ट 20 मिनट्स एंड आई एम नॉट गेटिंग द कैब एक्चुअली। और मैं वेट कर रही हूँ, कैब नहीं है, कोई ड्राइवर चलने को तैयार नहीं है, क्योंकि सब पेट्रोल वाली गाड़ियाँ एक्सेल के पास इतनी नहीं है। तो अभी मुझे 15-20 मिनट तो हो चुके हैं, बाकी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि कल से खुद ही पिक और ड्रॉप लेना है। ऑफिस के लिए कैब्स नहीं अवेलेबल हैं और ओला उबर में प्राइस बहुत सर्ज है। डीजल टैक्सियों पर लगे बैन के बाद दिल्ली में टैक्सियों की संख्या आधी रह गई है। नतीजतन सोमवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी ज्यादा भीड़ दिखी। दिल्ली में एक तरफ लोगों को टैक्सियां नहीं मिल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ डीजल टैक्सियां टैक्सी स्टैंड्स पर धूल खा रही हैं। और दिल्ली की पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी दुरुस्त तो है नहीं कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन का बोझ उठा सके। ऐसे में दिल्ली वालों को अगले कई दिनों तक ट्रांसपोर्ट की समस्याओं से यूं ही 2-4 होते रहना पड़ेगा। रोहन सिंह, दिल्ली। और वहीं दिल्ली में डीजल टैक्सी पर बैन के बाद केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सरकार सुप्रीम कोर्ट से अपील करेगी कि ड्राइवरों को राहत दी जाए। सरकार लगातार इसके ऊपर कुछ निर्णय करती रहती है और इसलिए जब भी वो कोई इनिशिएटिव लेते हैं, कोई नई योजना बनाते हैं, तब हम यही भूमिका लेते हैं कि ठीक है, अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो हम आपको इसमें शुभकामनाएं देंगे। ये पूरी बातों को इकट्ठा करके अगले तारीख को सुप्रीम कोर्ट के सामने इसको प्रेजेंट करेंगे। और वहीं दूसरी ओर सर्च प्राइसिंग पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चेतावनी अब कैब एग्रीगेटर्स पर बेअसर साबित हो रही है। कैब की बढ़ती डिमांड का हवाला देते हुए दिल्ली में उबर ने एक बार फिर से सर्च प्राइसिंग की शुरुआत कर दी है। कैसे सर्च प्राइसिंग दिल्ली वासियों की परेशानियां बढ़ा रही है, बता रही है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। में ऑड इवन स्कीम के खत्म होते ही कैब एग्रीगेटर्स ने सर्च प्राइसिंग को एक बार फिर से शुरू कर दिया है। इस वक्त हम जंतर मंतर पर हैं और यहाँ से राजौरी गार्डन जाने के लिए मैं उबर के जरिए कैब बुक करवा रही हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेट है अभी से ही सर्च प्राइसिंग आपको दिखाई देगी। उबर गो जो कैटेगरी है, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा कि 2.7x यानी कि करीब 2.5 गुना से भी ज्यादा आपको ज्यादा किराया देना पड़ेगा। और ये जो क्लैरिफिकेशन उबर की तरफ से दिया गया है वो ये कि जो फेयर बढ़ाए गए हैं इसके जरिए वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उबर टैक्सीज को रोड पर अवेलेबल कराया जाए। अगर हम उबर एक्स कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2.9x यानी कि करीब 3 गुना किराया यहाँ पर देना पड़ रहा है। ये जो रेट चार्ट है यहाँ पर आप देखेंगे कि जंतर मंतर से राजौरी गार्डन तक के लिए 617 से लेकर 770 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर जो सर्च प्राइसिंग है एक बार फिर से भारी पड़ने लगी है दिल्ली वालों की जेब पर। दरअसल ऑड इवन के दिनों में दिल्ली सरकार ने कैब कंपनियों को मनमाना किराया वसूलने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी। नतीजन ओला और उबर ने सर्च प्राइसिंग को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन ऑड इवन खत्म होने के एक दिन बाद से ही इन कंपनियों ने सर्च प्राइसिंग सिस्टम लागू कर दिया, जिसके तहत सामान्य से 3 गुना तक किराया वसूला जा रहा है। उबर की सर्च प्राइसिंग से परेशान होकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ओला पर आपको कैब आसानी से मिल जाएगी तो वो भी आपके लिए आसान नहीं रहने वाला है। अभी आप देखें यहाँ पर मैंने ओला की ऐप खोली है। दिल्ली के जंतर मंतर से अगर हम राजौरी गार्डन तक की बात करें तो यहाँ पर आपको ज्यादातर कैटेगरीज में कैब ही नहीं मिलेंगी। माइक्रो में यहाँ पर कैब नहीं है, मिनी में कैब नहीं है, प्राइम कैटेगरी में कैब नहीं है, यहाँ तक कि जो टैक्सी फॉर श्योर है जिसे ओला ने एक्वायर कर लिया है वहां पर भी आपको कैब नहीं मिलेगी। यानी कि एक तरफ सर्च प्राइसिंग है और दूसरी तरफ आपको कैब की किल्लत से भी जूझना पड़ेगा। चिलचिलाती गर्मी के इस मौसम में कैब एग्रीगेटर्स की मनमानी ने दिल्ली वालों की परेशानी को दोगुना कर दिया है। रिसेंटली मैं आया था मुंबई से, तो दिल्ली से गाजियाबाद जाना था, तो जस्ट बिकॉज कैब्स वर नॉट अवेलेबल मुझे उसका थ्राइस रेट पे करना पड़ा। जो नॉर्मली मैं पे करता हूँ 300-400, आई हैव टू पे थ्राइस ऑफ दैट, विच इज रियली वेरी डिफिकल्ट। डीजल टैक्सीज भी बंद कर दी हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि नॉर्मल जो कन्वेंस है वो भी कम हो गया और उसकी वजह से अभी उबर अपने प्राइजेस इंक्रीज कर रहा है, जो कि ठीक नहीं है काफी। इस मामले पर उबर ने सफाई दी है कि डीजल गाड़ियों पर बैन लगने के बाद गाड़ियों की डिमांड बढ़ गई है, इसीलिए सर्च प्राइसिंग जरूरी है। वैसे ओला ने फिलहाल सर्च प्राइसिंग को सस्पेंड ही रखा है, लेकिन ये कब तक रहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता।
उबर की मनमानी के बाद दिल्ली सरकार ने कैब कंपनियों को एक बार फिर से चेतावनी दी है और परिवहन विभाग को इन कंपनियों की टैक्सी जब्त और परमिट कैंसिल करने के लिए भी कहा है। ताज़ा चेतावनी कितनी कारगर होगी ये तो पता नहीं, लेकिन दिल्ली वालों की परेशानी खत्म होती नजर नहीं आ रही। दीपाली नंदा, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उस आग की जो देश के 3 पहाड़ी राज्यों के जंगलों में धधक रही है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। जंगल के जंगल तबाह हो गए हैं। सेना के जवान, एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की कंपनी उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने में लगे हुए हैं, लेकिन इस आग ने लोगों को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा किया है। उत्तराखंड के जंगलों में अब तक की सबसे भीषण आग लगी है। इस आग में 1900 हेक्टेयर से ज्यादा का जंगल तबाह हो चुका है। पेड़ जलकर राख हो गए हैं और गांव के गांव इसकी चपेट में आ रहे हैं। उत्तराखंड में इससे पहले भी आग लगी थी, लेकिन आग का इतना विकराल रूप कभी नहीं था। उत्तराखंड के जंगलों में 1992, 1997, 2004 और 2012 में भी बड़ी आग लग चुकी है। गर्मी में ये आग तेजी से फैलती है। इस बार मार्च-अप्रैल में ही उत्तराखंड का तापमान काफी बढ़ गया। इस वजह से पत्ते ज्यादा गिरे और जमीन में नमी नहीं बची। ऐसे में जब आग लगी तो ये फैलती ही चली गई। आग ने राज्य के 13 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। सबसे ज्यादा मुसीबत अल्मोड़ा, पौड़ी, गौचर, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल और चमोली जिले में है। फिलहाल उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को एयरफोर्स के M17 हेलीकॉप्टर से पानी गिराकर बुझाया जा रहा है। इसके साथ ही स्थानीय लोग भी हैं जो आग बुझाने में लगे हैं। लोगों को अपने घरों की चिंता सताने लगी है। माना जा रहा है कि पूरी तरह आग पर काबू पाने में 3 से 4 दिन लगेंगे। 6000 से ज्यादा लोग उस काम में लगे, तो सब मिलकर आज बहुत कंट्रोल हुआ है। 90% से ज्यादा फायर कंट्रोल काबू हो गई है और बाकी भी 2 दिन में पूरा वहां का संकट खत्म होगा। उत्तराखंड की आग तो देश में विकराल समस्या थी ही कि इस बीच हिमाचल प्रदेश के नाहन जिले में भी भयानक आग भड़क चुकी है। आग करीब 3 किलोमीटर के एरिया में फैली है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी जंगलों में आग लगी है। हालांकि जंगलों में आग की ये घटनाएं एनडीआरएफ, राज्य और केंद्र सरकारों को खुली चुनौती है। ट्रेडिशनल तरीके हैं, उन ट्रेडिशनल तरीकों को अभी अमल में नहीं लाया जा रहा है। केवल आप फॉरेस्ट में पहले 4-5 हजार लोग काम कर रहे थे, अब आपने कुछ और बढ़ा दिए होंगे, वो कंट्रोल करने में सहायक हैं। इसके अलावा वन विभाग को भी समझना होगा कि आग बुझाने के लिए वो मास्टर प्लान पहले से तैयार रखें। ब्यूरो रिपोर्ट। और बुरी खबर ये भी है कि उत्तराखंड में 3 नई जगहों पर आग लग गई है। ये है पौड़ी, हरिद्वार और कसौली के जंगल, जहां पर अब आग लगने की खबर निकलकर सामने आई है। बेशक पर्यावरण मंत्री ने 2 दिन में आग पर काबू पाए जाने का भरोसा दिलाया है, लेकिन आग की इन लपटों को देखकर नहीं लगता है कि जंगलों में लगी आग पर काबू पाया जा सकता है, बल्कि आग लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि इसे साजिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। और जंगल में आग की आपदा सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं है। उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश और श्रीनगर, इन 2 राज्यों में भी जंगलों में आग लगी है। इन राज्यों में भी आग से भयंकर तबाही हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरह इन जंगलों में आग लगी है और इसे बुझाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। वैसे जानकारों का कहना है कि जंगल में आग लगने की एक वजह यह भी हो सकती है कि इस बार देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से 5 डिग्री तक ज्यादा तापमान है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है, लेकिन राहत की बात फिलहाल ये जरूर है कि उत्तरी भारत में अगले 48 घंटे में बारिश हो सकती है। यहाँ जो है सफदरजंग में 5 डिग्री ज्यादा है, मगर हाँ थोड़ी सी यही है कि राहत की, जैसे हमने इंडिकेशन दिया था, हमारे प्रेस रिलीज भी दिया, हमने पूर्वानुमान दिया था कि 2 शाम रात्रि से आगे 48 घंटों में कुछ एक्टिविटी होगी और वर्षा हो सकती है, डस्ट स्टॉर्म हो सकता है, थंडर स्टॉर्म हो सकता है, और कहते हैं आगे 48 घंटों में कहीं स्क्वाल, हेल जो है वो भी नॉर्दर्न इंडिया में, वो भी हमने इंडिकेशन दिया था। तो और दिल्ली में तो अब थोड़ी देर बाद ही आप देखेंगे डस्ट स्टॉर्म और थंडर स्टॉर्म के चांसेस बन रहे हैं, खासकर डस्ट स्टॉर्म के। तो उससे आपको आने वाले दिनों में 2-3 दिनों में राहत मिलेगी। और आगे देखिए, ऑटो इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहा अप्रैल का महीना। किस कंपनी की कितनी रही बिक्री, बताएंगे पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खराब ग्लोबल संकेतों का असर आज घरेलू बाजार पर दिखा। सेंसेक्स 170 पॉइंट गिरकर 25,436 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 7,800 के ऊपर बंद हुआ। आज बैंकिंग शेयरों की जोरदार पिटाई देखने को मिली। बैंक इंडेक्स 0.2% तक टूट गया। बाजार का पूरा हाल बता रहे हैं हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। लेकिन लंबी छुट्टियों के बाद आज सुबह जब जापान के बाजार खुले तो वहां 3% से ज्यादा की गिरावट थी और सबसे पहले भारतीय बाजारों का और बाकी एशियाई बाजारों का मूड जापान ने ही खराब किया और जापान की कमजोरी हम पर हावी होती दिखी। लेकिन इसके अलावा शुक्रवार को मई सीरीज के पहले दिन एफआई ने कैश मार्केट में भी और वायदा कारोबार में भी अच्छी खासी बिकवाली की और साथ ही पुट ऑप्शन भी खरीदे। इससे भी ट्रेडर्स थोड़े सावधान होते हुए नजर आए। वहीं घरेलू फंडों की बिकवाली भी कम जरूर हुई, लेकिन अब भी खरीदारी दमदार होती नहीं दिख रही, तो फ्लोज थोड़े से धीमे नजर आ रहे हैं। इन सबके बीच बैंकिंग शेयरों ने आज बाजारों पर दबाव बनाया, खासतौर से आईसीआईसीआई बैंक ने उसे लीड किया। तो ओवरऑल इस लिहाज से बाजार 7,800 के ऊपर टिकने में आज मुश्किल देख रहा था। ज्यादातर वक्त 7,800 के आसपास निफ्टी ने कारोबार किया। सेंसेक्स 170 अंकों के नुकसान के साथ बंद होता हुआ दिखा। हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर जरूर थोड़े से बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखे और हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। वहीं बैंक निफ्टी पर नुकसान निफ्टी के मुकाबले में ज्यादा नजर आया। और वहीं आज शेयर बाजार भले ही कुछ गिरा हो, लेकिन दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला बाजार को लेकर बुलिश है। उनका कहना है कि बाजार ने जो बॉटम बनाया है वो लंबे समय तक नहीं टूटेगा। We have made a bottom which is going to hold for a long time to come. And also, it is subject to, Nassim Talib's black swan. But in normal circumstances, I don't think we are going to go there. Because, expectations are mellowed. Surely, whatever be my opinion of bullishness, the economy is on upturn. The results are better than expected. And I think the change which the government is making, the real effect is going to come upon us. टाटा स्टील के लिए एक राहत की खबर निकलकर सामने आई है। भारतीय मूल के संजीव गुप्ता का लिबर्टी हाउस टाटा स्टील के ब्रिटेन कारोबार को खरीदने के लिए आ गया है। सूत्रों की माने तो लिबर्टी हाउस ग्रुप मंगलवार को कंपनी के यूके बिजनेस को खरीदने के लिए अपनी बोली पेश करेगी। अगर ये खरीदारी हो जाती है तो टाटा स्टील में काम कर रहे हजारों लोग भी बेरोजगार होने से बच सकते हैं। टाटा स्टील के कारोबार को खरीदने की रेस में कमोडिटीज ट्रेडिंग कंपनी वेल्स की पोर्ट टैलबोट स्टील वर्कर्स सबसे आगे चल रही है। लिबर्टी हाउस इससे पहले टाटा स्टील के स्कॉटलैंड स्थित एक प्लांट को खरीद चुका है। इससे पहले भारी घाटे में चल रही टाटा स्टील ने आखिरकार ब्रिटेन में अपना स्टील कारोबार बेचने का फैसला किया था। कंपनी लगातार 9 साल से घाटे में है। एचडीएफसी के नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 40% से बढ़कर 2,607 करोड़ रहा है। मुनाफे में 1,520 करोड़ का निवेश से फायदा शामिल है। एचडीएफसी के एनआईआई में 4.8% की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर 2,469 करोड़ रहा है, जबकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4% से घटकर 3.9% रहा है। कंपनी के एनपीए लगभग स्थिर रहे हैं। चौथी तिमाही में ग्रॉस एनपीए 0.72% के मुकाबले 0.7% रहा है, लेकिन प्रोविजनिंग में खासी बढ़त देखने को मिली है। प्रोविजनिंग करीब 7 गुना बढ़कर 545 करोड़ हो गई है। और ऑटो इंडस्ट्री के लिए अप्रैल का महीना अच्छा साबित हुआ है। पिछले महीने ज्यादातर कंपनियों की बिक्री में बढ़त देखने को मिली है। मारुति की कुल बिक्री जहां 13% बढ़कर 1,26,000 यूनिट हो गई है, वहीं टाटा की बिक्री 9.9% बढ़ी है। टू व्हीलर्स कंपनियों के लिए यह महीना अच्छा रहा है। हीरो मोटोकॉर्प की कुल बिक्री में 15%, जबकि टीवीएस मोटर की कुल बिक्री में 16% का इजाफा देखने को मिला है। वहीं आयशर मोटर्स की बाइक रॉयल एनफील्ड में जो बिक्री है इसकी उसमें 42% का इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा की कुल बिक्री 36,727 से बढ़कर 41,863 यूनिट हो गई है। और कभी दोस्त रहे हीरो और होंडा के बीच अब जंग तेज हो गई है। हीरो मोटोकॉर्प की स्प्लेंडर को होंडा की एक्टिवा ने कड़ी टक्कर दी है। हमारे साथ पूरा ये माजरा जो है वो समझा रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा।
ये आपने बिल्कुल एक बात सही कही है कि अब दोस्त जो हैं वो दुश्मन बन गए हैं, वो इस वजह से क्योंकि दोनों के सेल्स के आंकड़े आमने सामने आके खड़े हो गए हैं। असल में 5 साल पहले जब इन दोनों कंपनीज का विभाजन हुआ था तो इनका दोनों का एक एक प्रोडक्ट, होंडा का एक्टिवा और हीरो मोटोकॉर्प का स्प्लेंडर काफी तेजी से बिक्री करता था और अभी भी ये दोनों के ही सबसे तेज बिक्री वाला आंकड़ा है। लेकिन अगर आप इसकी परिस्थितियां देखेंगे तो होंडा के फेवर में जाती हुई दिख रही है। 5 साल में स्थिति बहुत तेजी से बदली है। पिछले साल यानी कि FY15 से अगर 16 की बात करूं, पिछले 1-1.5 साल के अंदर जहां पे स्प्लेंडर की बिक्री करीब 1.5% घटी है, वहीं होंडा की बिक्री करीब 13% बढ़ी है। और अब आलम यह हो गया है कि साल 2012-13 के अंदर जहां पे स्प्लेंडर करीब 20 लाख बिका करती थी और होंडा की एक्टिवा, माफ कीजिए, होंडा की जो एक्टिवा है वो करीब 12 लाख बिकती थी, अब 2015-16 के अंदर 24,86,000 स्प्लेंडर बिकती हैं और 24,66,000 ही होंडा बिकती है। मात्र सिर्फ 20,000 का ही फर्क रह गया है और होंडा ने हीरो मोटोकॉर्प को हराते हुए दिखा। और ये अपने आप में ये भी कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर रेवोल्यूशन है, जहां पे 2 व्हीलर सेगमेंट में स्कूटर जो है बाइक को पछाड़ रहा है, क्योंकि कीमत और सीसी के लिहाज से दोनों एक जैसी है, लेकिन सुविधाओं के लिहाज से स्कूटर ज्यादा प्रेफरेबल है। आगे बढ़ते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव की चुनौती से विदेशी और घरेलू FMCG कंपनियां बुरी तरह घबरा गई हैं। पतंजलि के लगातार फैलते कारोबार से मल्टीनेशनल कंपनियों की सांस फूलने लगी है, क्योंकि उन्हें मार्केट में तगड़ा कंपटीशन तो मिल ही रहा है, कंपनियों का रेवेन्यू भी लगातार गिरता जा रहा है। पिछले दिनों बाबा रामदेव ने इन कंपनियों पर खुलकर हमला बोला था। ऐसे में कोलगेट पामोलिव के ग्लोबल CEO यान कुक को चिंताएं सताने लगी है। और भारत में पतंजलि के बढ़ते मार्केट को देखकर कोलगेट पामोलिव के ग्लोबल CEO यान कुक का ये कहना है कि भारत में नेचुरल प्रोडक्ट्स का सेगमेंट तेजी से बढ़ रहा है। इसका फायदा उठाने के लिए हम कोलगेट एक्टिव सॉल्ट टूथपेस्ट सेगमेंट को मजबूत कर रहे हैं। लोकल कॉम्पिटिटर्स के ज्यादा प्रमोशन से बाजार में हमारी हिस्सेदारी पर थोड़ा असर पड़ रहा है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि योग गुरु बाबा रामदेव ने इन कंपनियों को लेकर क्या कहा था। दंत कांति ने ऐसा पूरे देश में लंगोट घुमाया कि जो है वो आज कोलगेट का गेट बंद होने की स्थिति में, क्यों आज वो भी जो है किसी हीरोइन को पकड़ता है, कोई छलांग लगाती हुई बहन आती है नमक और नीम की पत्तियां लेकर के है? और वो अब बताते हैं क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? अरे हमारे घर में तो नमक के बोरे भरे पड़े हैं। तुमने पहले हमको नमक से डराया, हमको जो है पहले चारकोल से डराया और अब तुम हमको नमक से टूथपेस्ट करना सिखा रहे हो। ये कंपनियां दरअसल लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली झूठी कंपनियां हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बात से इनकार कर दिया है कि उन्हें उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI की तरफ से इस बारे में सवाल पूछे जाने पर कहा कि मुझे क्या पता, आप ही लोग खबर चलाते हैं, आप ही ये सब जाने। ऐसी खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में राहुल गांधी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने पर कांग्रेस पार्टी में विचार हो रहा है। इन चुनावों के लिए पार्टी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ये सुझाव दिया है। प्रशांत का मानना है कि राज्य में कांग्रेस की हालत सुधारने के लिए राहुल या उनकी बहन प्रियंका गांधी को सामने लाना जरूरी है। हालांकि ऐसी खबरें भी हैं कि अगर राहुल और प्रियंका दोनों ही इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं तो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को इस काम के लिए चुना जा सकता है। और करोड़ों दिलों में राज करने वाले रजनीकांत ने एक बार फिर धूम मचा दी है। रजनीकांत की आने वाली फिल्म कबाली का टीजर लॉन्च होते ही सोशल मीडिया पर ये वायरल हो गया है। रविवार को फिल्म का टीजर रिलीज हुआ और 22 घंटों के अंदर 50 लाख लोगों ने इसे देखा। साथ ही करीब 2.25 लाख लोगों ने इस टीजर को लाइक भी किया है। रजनीकांत की कबाली के टीजर ने यूट्यूब में सबसे हिट टीजर के सारे रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए हैं। தமிழ் படங்களை மரல் வச்சுக்கிட்டு மீசை முறுக்கிக்கிட்டு लुंगी கட்டிக்கிட்டு நம்பி யாரு कब्बाली। और इसी के साथ आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।